हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। तो आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अधिगम के पक्षों के बारे में, अधिगम की विधियों के बारे में और अधिगम की विशेषताओं के बारे में। देखिए अधिगम के पक्ष, देखिए अधिगम के पक्ष से क्या आशय है। तो देखिए जो अधिगम के पक्ष से आशय होता है कि अर्थात अधिगम किन किन रास्तों से होता है या हम किन किन रास्तों से अधिगम कर सकते हैं। तो देखिए अधिगम के पक्ष क्या है, इसके देखिए जो पक्ष हैं अधिगम के, देखिए पहला पक्ष है हमारा, क्या है, पहला पक्ष है हमारा संज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष। देखिए संज्ञानात्मक पक्ष को हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। कौन सा पक्ष कह सकते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष। देखिए अर्थात जिसका अध्ययन या जिसके माध्यम से अधिगम, हम ज्ञान के माध्यम से अगर अधिगम करें तो वह एक संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है हमारा क्रियात्मक पक्ष। कौन सा होता है? देखिए दूसरा होता है हमारा क्रियात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष हुआ? क्रियात्मक पक्ष। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिया के द्वारा अधिगम करता है, किसी क्रिया के माध्यम से अगर वह अधिगम करता है या अर्थात उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो वह क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो तीसरा है भावात्मक पक्ष। क्या है? भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष को हम भावनात्मक पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भावनात्मक पक्ष। देखिए भावात्मक पक्ष है अर्थात भावनाओं के अनुसार। देखिए अगर कोई व्यक्ति अधिगम अगर भावना के माध्यम से करता है या भावात्मक रूप से करता है, अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन स्थायी रूप से होता है तो वह भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। देखिए दूसरा चलेंगे हम अधिगम की विधियों के अनुसार। देखिए अधिगम की विधियां किस प्रकार होती हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो अधिगम की विधियां होती हैं, हम जिन विधि के अनुसार अधिगम करते हैं, जिन विधियों से माध्यम से हम सीखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिगम की विधियां। देखिए जो अधिगम की विधियां होती हैं, क्या होती हैं? अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां। देखिए अधिगम की विधियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए किस किस माध्यम से या किस किस विधि से व्यक्ति जो है अधिगम करता है। देखिए पहली तो होती है सूझ के माध्यम से। किस माध्यम से? देखिए वो सूझ के माध्यम से भी करता है अधिगम। फिर भूल के माध्यम से करता है। किस माध्यम से करता है? भूल के माध्यम से भी करता है। ठीक, अनुकरण के माध्यम से भी बालक सीखता है। किससे सीखता है? अनुकरण के माध्यम से भी बालक सीखता है। सूझ के माध्यम से भी सीखता है, भूल के माध्यम से भी सीखता है, अनुकरण के माध्यम से भी बालक सीखता है। और देखिए अभ्यास और प्रयत्न के माध्यम से भी बालक सीखता है। किस माध्यम से सीखता है? अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास या प्रयत्न के माध्यम से। किस माध्यम से? अभ्यास या प्रयत्न के माध्यम से। देखिए अधिगम की विधियां कौन कौन सी हो गई? सूझ हो गई, भूल हो गई, अनुकरण विधि हो गई, अभ्यास या प्रयत्न विधि हो गई। देखिए अधिगम के पक्ष, देखिए एक बार दोबारा देखते हैं अधिगम का पक्ष। अगर हम अधिगम संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान के माध्यम से अधिगम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक पक्ष। और अगर वही अधिगम हम क्रिया के माध्यम से करते हैं तो वह कहलाएगा क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। और देखिए अगर तीसरा अगर है भावात्मक पक्ष, अगर हम भावनाओं के द्वारा या भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है तब वह आता है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत। देखिए अधिगम की विधियां क्या क्या है? सूझ के माध्यम से भी बालक सीखता है, भूल के माध्यम से भी सीखता है, अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है। सर्वप्रथम अनुकरण के माध्यम से ही बालक सीखता है। देखिए अभ्यास या प्रयत्न के माध्यम से भी बालक सीखता है। तो आइए चलते हैं अधिगम की विशेषताओं की ओर। देखिए अधिगम की विशेषताएं बहुत सारी हैं। देखिए अधिगम लर्निंग। देखिए अधिगम की विशेषता पहली क्या है कि अधिगम जो है एक प्रक्रिया है। क्या है? कि अधिगम एक प्रक्रिया है। देखिए एक प्रक्रिया है तभी तो हम अधिगम कर पाते हैं। एक प्रक्रिया के माध्यम से ही हम अधिगम कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? अधिगम। यानी कि हम किसी न किसी प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। देखिए दूसरा जो है कि अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या है? कि अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है अर्थात उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। देखिए किस प्रकार एक उद्देश्य होता है? देखिए हम कोई तैयारी करते हैं या हम यूपी-SSC की तैयारी करते हैं या टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है।
उसका उद्देश्य होता है किसी को मास्टर बनना है, किसी को लेखपाल बनना है, किसी को कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब जो अधिगम होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। देखिए हम अधिगम अच्छा करते क्यों हैं? लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम अधिगम करते हैं। क्यों करते हैं? लक्ष्य प्राप्ति के लिए, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही हम अधिगम करते हैं। देखिए तीसरी विशेषता है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए अधिगम जो है मृत्यु से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन से मृत्यु तक। देखिए बालक किस प्रकार, देखिए अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक बालक जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वह अपनी आंखों को खोलना सीखता है। देखिए वह सामंजस्य स्थापित करता है, वह वहीं से सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म लेने के उपरांत वह अपनी आंखें खोलता है तो वह वहीं से सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत मृत्यु तक, जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वह, अगर बूढ़ा व्यक्ति है, वह अपने अनुभव के माध्यम से दूसरे लोगों को बताता है कि ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने किया था तब ऐसा हुआ था। तो वह खुद भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है और वह तब तक सिखाता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तब हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है जीवन से या जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। देखिए क्या है? अधिगम जो है एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, अर्थात हम किसी न किसी क्रियात्मक प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिगम करना सीखते हैं। देखिए अधिगम, देखिए नेक्स्ट विशेषता है कि अधिगम जो है सकारात्मक एवं नकारात्मक होता है। क्या होता है? कि अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। देखिए सकारात्मक और नकारात्मक, देखिए बालक जो होता है वह समाज में रहकर कुछ सकारात्मक चीजें भी सीखता है, तब भी अधिगम होता है। अच्छी बातें ग्रहण करता है वहां से और नकारात्मक बातें भी ग्रहण करता है। देखिए नकारात्मक बातें कैसे? देखिए कोई बालक होता है वह गाली देना भी सीख जाता है समाज में रहकर, तो गाली देना भी अधिगम है, एक गाली देने भी अधिगम है। अधिगम हुआ उसका क्योंकि उसने समाज में रहकर गाली सीखी, इसलिए अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट विशेषता क्या है कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्या है? कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है स्वाभाविक प्रक्रिया? देखिए अधिगम जो है अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है, उसे हमें समाज से सीखना पड़ता है, अपने आप करना पड़ता है किसी ना किसी उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति के लिए। देखिए हम साइकिल क्यों सीखते हैं? हमें साइकिल जरूरत होती है तभी तो हम साइकिल सीखते हैं। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट विशेषता है कि अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। क्या नहीं होता? कि जो अधिगम है सदैव नवीन नहीं होता। देखिए ये मानते हैं हमने एक बुक पढ़ी, उसके बाद हम 1 महीने बाद वही बुक दोबारा पढ़ते हैं, तब भी अधिगम होता है, लेकिन जो है अधिगम होता है वह नवीन नहीं होता है, वह पुराना ही होता है। तो देखिए नेक्स्ट विशेषता है कि जो अधिगम है, अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती हैं। अर्थात हम एक ही अधिगम करते हुए, एक ही अधिगम सीखते हुए या किसी भी विषय वस्तु को हम सीखते हुए उसमें कई प्रकार की विधियां सम्मिलित कर सकते हैं। क्या है? कि अधिगम में कई प्रकार की विधियां, क्या है? कई प्रकार की विधियां। वो विधियां काहे की होती है? सीखने से संबंधित होती हैं। जैसे अनुकरण विधि है, प्रयत्न एवं भूल विधि है, अभ्यास विधि है, प्रयत्न विधि है। इसके माध्यम से हम कई सारी विधियां एक ही अधिगम में सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट विशेषता है कि अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए ये बात हमने क्यों कह दी कि अधिगम में परिवार, अध्यापक और मित्र मंडली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए ये बात हमने इसलिए कही कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेस होता है अपने जीवन में, तब वह सबसे पहले अपनी सफलता का श्रेय इन्हीं तीनों में से एक को देता है। वह अध्यापक को देगा या अपने परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति को देगा या अपने मित्र मंडली को देगा। इन्हीं तीनों से संबंधित अपनी सफलता का श्रेय देता है। देखिए नेक्स्ट विशेषता है कि अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। देखिए अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, लेकिन ये परिवर्तन होता है वह स्थायी परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन होता है वह अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से ही होता है, और यह परिवर्तन स्थायी होता है, तभी वह अधिगम कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट विशेषता है कि अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है।
क्या है कि अधिगम के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। जब व्यक्ति अधिगम करेगा तभी वह उसका विकास होगा, अर्थात जब वह कुछ समाज से सीखेगा तभी उसका विकास होगा। और देखिए जो अधिगम है वह एक सामाजिकृत प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। क्योंकि जो बालक होता है या व्यक्ति होता है वह समाज में रहकर ही कुछ ना कुछ सीखता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को यह नहीं कहता कि मैं जंगल में गया था, मैं वहां यह सीख कर आया, कि मैं जंगल में पहाड़ पर गया था, वहां मैंने ये विषय वस्तु सीखी, या मैंने वहां गाली देना अकेले सीखी। देखिए ये सब सामाजिकृत प्रक्रिया है, या समाज में ही एक दूसरे के माध्यम से हम लोग अधिगम करते हैं। देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।